सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को शिक्षा, एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा, इसी के लिए गुरुजी स्टडी प्लान प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इसी के क्रम में आज देखेंगे हम पावलोव के अधिगम सिद्धांत को। पावलोव का अधिगम सिद्धांत मनोविज्ञान का एक दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत हमने कल की वीडियो में थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पावलोव का अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को देखने के बाद वीडियो को आपको कोई और वीडियो, कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। क्यों दोस्तों, भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं, इसमें हमने कई चैप्टर को शामिल करके, कई किताबों के चैप्टर को शामिल करके ये वीडियो बनाई है। और इसमें वो सभी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर जिनको पूछता है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, लास्ट ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और देखिए, काफ़ी मेहनत से स्लाइड बनती है। गुरुजी स्टडी प्लान प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी मेहनत करने में विश्वास रखता है। तो आप भी ईमानदारी से अपना विश्वास दिखाते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर बच्चा, हर बहन, हर भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए रोज़ डेली बेसिस पर आपके पढ़ाई के संबंधित वीडियो डेली लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो देखिए, आज हम देखेंगे पावलोव का अधिगम सिद्धांत। पावलोव एक मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, इन्हीं का ये सिद्धांत है और इसको कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। हालांकि दोस्तों, मेरी आज थोड़ी तबीयत कल भी खराब थी और आज भी मुझे खांसी जुकाम काफ़ी है, लेकिन आप सभी लोगों के प्यार और आपके सभी लोगों को विश्वास है कि सर्दी की वीडियो आने वाली होगी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? रूस के। अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको पता होना चाहिए ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस देश के थे। पूरा नाम पूछ ले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नाम है इनका इवान पेत्रोविच पावलोव, IP पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम हो जाएगा। प्रयोग कुत्ते पर किया इन्होंने। कल की वीडियो में हमने देखा थॉर्नडाइक ने प्रयोग अपना बिल्ली पर किया और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। और किस लिए किया? पाचन क्रिया पर विशेष अध्ययन किया इन्होंने। कुत्ते के पाचन क्रिया पर विशेष रूप से अध्ययन किया और इसीलिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। देखिए, मैंने भी रेड पेन से इसको स्लाइड में बनाया है कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मनोविज्ञान के एकमात्र वैज्ञानिक हैं ये। मनोविज्ञान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मनोविज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले मनोविज्ञान के एकमात्र मनोवैज्ञानिक E.V. पावलोव। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पावलोव के सिद्धांत के अन्य नामों पर। तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपसे इस सिद्धांत का कोई दूसरे नाम से पूछ सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आज आपको सारे नाम बता दिए जाएंगे और इन नामों को आप अच्छे से याद कर लिएगा ताकि एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो सके। तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन्हीं के ही नाम का सिद्धांत का अन्य नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगर पूछ ले अनुबंधन का सिद्धांत, तो भी पावलोव का ही सिद्धांत हो जाएगा। अनुकूलन सिद्धांत की बात करें तो भी पावलोव का ही सिद्धांत का नाम है ये अनुकूलन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और अनुकूलन सिद्धांत। और दोस्तों, इस वीडियो को देखते देखते जब तक वीडियो खत्म होगी तब तक ये पूरा सिद्धांत आपको पूरा याद हो चुका होगा। मैं बार बार इस तरह से रिवाइज कराऊंगा नामों को कि आप वीडियो खत्म होने से पहले पहले पूरा सिद्धांत अच्छे से याद कर सकेंगे। अगला नाम इनका क्लासिकल सिद्धांत, ये भी इनका ही नाम है। अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत, ये भी इन्हीं के सिद्धांत का अन्य नाम है। और इनके सिद्धांत को एक और कहा जाता है CR थ्योरी। अगर कभी ये पूछ ले कि CR थ्योरी किसका नाम है, तो आपको ध्यान रखना है कि पावलोव के ही सिद्धांत को CR थ्योरी कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत या CR थ्योरी। कुछ भी पूछ ले इसमें से एग्जामिनर, तो आपको आंसर क्या लगाना होगा? पावलोव का सिद्धांत। तो आंसर हमारा पावलोव के सिद्धांत की तरफ ही जाएगा। एक और नाम है इनका, उसको भी देख लेते हैं, मुझे याद आ गया, इसमें मैं नहीं लिख पाया। इसके सिद्धांत को, पावलोव के सिद्धांत को S टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे CR थ्योरी भी इन्हीं का ही नाम है, तो S टाइप थ्योरी भी पावलोव के सिद्धांत को ही कहा जाता है।
तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा और हाथों हाथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है, उतने ही अच्छे तरीके से आप भी अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत काम आएंगे नोट्स आपके एग्जाम में। अब देखिए इनके प्रयोग की बात करते हैं। पावलाक महोदय ने बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग प्रयोग किया। देखिए इन्होंने सबसे पहले तो ये कुत्ता है, इस कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली बांधी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुत्ते के मुंह में ऑपरेशन करके एक नली बांधी कि कुत्ता अगर लार टपकाएगा तो वो लार उस नली से होते हुए नीचे इन्होंने बर्तन जोड़ा नली से कि सारी लार उस नली में इकट्ठी हो जाएगी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रयोग किया इन्होंने। कुत्ते के ऑपरेशन द्वारा मुंह में एक नली बांधी और उस नली को एक नीचे बर्तन से जोड़ दिया कि जब भी कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी तो वो उस बर्तन में इकट्ठी हो जाएगी। और फिर क्या गया, फिर इन्होंने उस कुत्ते को एक रस्सी से बांध दिया। देखिए कुत्ते को रस्सी से बांधा गया है, चित्र में आपको दिख रहा होगा। तो इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया और फिर कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। अब कुत्ते के सामने भोजन रखा जाए और कुत्ता भूखा हो तो स्वाभाविक है कुत्ते के मुंह से लार आनी शुरू हो जाएगी। तो कुत्ते के मुंह से लार आनी शुरू हुई तो वो लार उस बर्तन में इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो ये क्या कहलाई गई, ये हुई स्वाभाविक अनुक्रिया। अगर कुत्ते के सामने भोजन रखा जाएगा और कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाए तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये एक मनुष्य का भी स्वभाव है कि आप भी अगर अच्छे खाने को, अपने पसंदीदा डिश को आपके सामने लाया जाए तो स्वाभाविक आपके मुंह में भी लार आनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो वही कुत्ते के मुंह में लार आई शुरू। तो यह इनके प्रयोग का पहला स्टेप था कि उन्होंने जब कुत्ते के सामने भोजन को रखा तो कुत्ते की लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में शुरू हो गई। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या किया इन्होंने। अब कुत्ते को जब भोजन इन्होंने दिया नहीं, असल में भोजन उनके सामने रखा। असल में देखिए इसके पहले इन्होंने एक शीशे का आगे चैम्बर बना के उसमें शीशा लगा दिया जिससे कुत्ता खाली भोजन को देख सकता था। खाने को नहीं दिया भोजन इन्होंने कुत्ते को, सिर्फ कुत्ते को भोजन दिखाया। अब इन्होंने क्या करा, कुत्ते को भोजन भी दिया और साथ साथ घंटी भी बजाई। कुछ दिन तक, कई महीने तक ये प्रयोग करते रहे। कुत्ते को भोजन भी दिखाते, सामने रखते और साथ साथ घंटी बजाते। तो इससे क्या हुआ, कुत्ता इसके साथ बंध गया, इस घटना के साथ कि जब भी घंटी बजेगी तो उसको भोजन मिलेगा। तो कुत्ता की तब भी लार आनी शुरू हुई। देखिए जब भोजन दोबारा दिखाया गया और घंटी साथ बजाई तो भी कुत्ते की लार आई। तो यह भी स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो देखिए भोजन दिखा, स्वाभाविक अनुक्रिया करी, कुत्ते ने लार टपकानी शुरू की। तो ये इनका प्रयोग का सेकंड स्टेप था। और थर्ड और फाइनल स्टेप क्या रहा कि इन्होंने अब कुत्ते को भोजन देना बंद करके घंटी बजाना शुरू कर दिया और देखा कि कुत्ते की अभी भी लार आनी शुरू है। तो ये अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कि जब भोजन को दे रहे थे तो लार आना स्वाभाविक थी। भोजन के साथ घंटी बजाना तब भी लार आ रही थी क्योंकि भोजन सामने था। घंटी का भी प्रभाव था लेकिन भोजन ज्यादा मेन प्रभाव रखता था, तो तब भी लार आई। लेकिन जब भोजन हटा दिया गया और सिर्फ घंटी बजाई गई तो कुत्ते को यह महसूस हो गया कि अब भोजन आने वाला है, घंटी बज गई है। तो कुत्ते का उस घंटी के साथ एक अनुबंधन हो गया और उसके साथ ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। यही पावलाव का सारा प्रयोग है। जो आप कई बार सोचते हो कि इसके 3 स्टेप भी हैं, आपके बताऊंगा आगे कि यूसीआर, यूसीएस, सीआरसीएस वो क्या है, वो भी इसी पर डिपेंड है और इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आपको ये कभी भूल ही नहीं पाओगे इसको। तो आपने देखा 3 स्टेप में कुत्ते को भोजन दिया, फिर भोजन और घंटी साथ साथ बजाई, फिर साथ में भोजन देना बंद करके घंटी बजाई, लेकिन कुत्ते को लार आना तीनों ही प्रक्रिया में जारी रहा। तो इसके क्या निष्कर्ष निकाला, इससे पावलाव महोदय ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए पावलाव महोदय ने क्या बताया कि यदि एक लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन, तो यहां उद्दीपन क्या था, उद्दीपन है जिसे देखकर लार आ रही है, खाना, भोजन, यहां उद्दीपन है। और अनुक्रियाकर्ता जो अनुक्रिया कर रहा है, जो रेस्पॉन्स दे रहा है, वही अनुक्रिया करता है। तो कुत्ता यहां पर अनुक्रिया करता था। तो अनुक्रियाकर्ता को जब एक स्वाभाविक उद्दीपक, तो स्वाभाविक उद्दीपन है उसका भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी, तो जब दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे लंबे समय तक तो कुत्ता भी अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन जैसी अनुक्रिया करने लगता है। यानी कि जिस तरह से वो भोजन को देखकर लार टपकाता था उसी तरह से घंटी को देखकर भी लार टपकानी उसने शुरू रखी। इसे ही पावलाव महोदय ने अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया का नाम दिया। इसी को ही पावलाव महोदय के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंध, असल में यहां पर उद्दीपक और अनुक्रियाकर्ता में एक बंध बन गया, संबंध स्थापित हो गया और इसी संबंध को अनुबंधन कहा गया पावलाव महोदय द्वारा। तो
उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनका प्रयोग समझ में आया होगा। अब देखिए कई बार स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, यूसीएस यूसीआर, तो आप आज इसे देख लीजिए, इस वीडियो के इस स्लाइड को देखिए और आज के बाद आप कभी इसमें कंफ्यूज भी नहीं हो पाएंगे। देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भोजन दिया तो लार आई, मैंने पीछे बताया। जब भोजन और घंटी साथ साथ रखे तो भी लार आई भोजन के कारण, और जब खाली घंटी रखी तो भी लार आई, क्योंकि उसका अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुबंधन हो चुका था। अब ये यूसीएस यूसीआर क्या है, देखिए यूसीएस को कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस और ये है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। आर से रेस्पॉन्स, एस से स्टिमुलस। स्टिमुलस उद्दीपन और रेस्पॉन्स अनुक्रिया। तो जब अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं थी, सिंपल भोजन रखा गया तो अनकंडीशन ही उसने अनुक्रिया की। कुत्ते ने बिना कोई शर्त के भाई भोजन रखा गया तो कोई शर्त नहीं थी तो सिंपल भोजन लार आई। जब अनकंडीशन भोजन रखा गया और कंडीशन घंटी बजाई गई तो भी कुत्ते ने भोजन के कारण एक स्वाभाविक क्रिया की, तो ये भी यूसीआर है। लेकिन जब भोजन रखा के सिर्फ घंटी बजाई गई, जो एक कंडीशन है जिसको हमने एक कंडीशन एक शर्त के साथ बांध दिया कुत्ते को, तो कुत्ते ने भी एक कंडीशन वाली क्रिया की जिसको कहेंगे कंडीशन रेस्पॉन्स, अनुबंधात्मक अनुक्रिया। तो यही अनुबंधन है। तो ये सीएस के साथ सीआर। तो आपको ये बड़ा ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, यूसीएस यूसीआर, यूसीएस और सीएस यूसीआर और सीएस के साथ सीआर। तो आप इसमें भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए पावलोव महोदय के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी बहुत जरूरी है, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पावलोव महोदय ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। उन्होंने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे कुत्ता की बात तो उन्होंने प्रयोग में की, लेकिन वो असल में मनोवैज्ञानिक थे तो वो बाल मनोविज्ञान के ऊपर सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने माना किसी भी व्यक्ति बालक को किसी भी क्रिया द्वारा अनुबंध करके किसी भी काम को सिखाया जा सकता है। तो उनका जो सिद्धांत का जो बेस है, जो आधार माना गया है, वो माना गया है अनुबंधन को। इसीलिए पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। नोट करिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। तो पूछ ले कि अनुबंधन का जनक कौन है, तो पावलोव, IP पावलोव। तो आपको ये ध्यान रखना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। ये मैंने पीछे बताया आपको कि एक उद्दीपन, एक खाना और एक अनुक्रिया, उसे देख के लार टपकाना, उसके बीच संबंध हो गया तो वह अनुबंधन है। यही IP पावलोव का एक्सपेरिमेंट था और इनके सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। एक प्राचीन कंडीशनिंग है तो प्राचीन सिद्धांत है इनका ये, तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अब देखिए इसका शैक्षिक महत्व, तो देखिए हम जो भी चीज पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो हर एक का महत्व होगा तभी तो हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो अभी क्लास में हमारे बच्चों को जब हम आगे आके आप लोग अध्यापक और अध्यापिका बन जाओगे तो क्लास में आप जाएंगे तो आपको ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका टेट में आएगा, सुपर टेट में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको पढ़ाने का भी तो कोई महत्व होगा। तो ये महत्व क्या है इसका, आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए असल में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास में तो उनके आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी होगा। बच्चों को अच्छी आदत सिखानी होंगी, बुरी आदत छुड़ानी होंगी, तो उसे अनुबंधन के साथ आप बांधेंगे, कोई किसी उद्दीपन के साथ उसको बांधेंगे कि आप अच्छा काम करोगे। अगर आप लोगों से लड़ाई नहीं करोगे, अच्छा बोलोगे, अपना काम वक्त पर करोगे, स्कूल समय पर आओगे, अपना होमवर्क घर से करके लाओगे, तो वो एक अच्छे काम है। तो अच्छे काम पे आप उसे प्रोत्साहन करोगे, उसको पुरस्कार दे सकते हैं क्लास में, सब बच्चों के सामने उसका नाम लेकर उसको सम्मान स्वरूप उसको कहते हैं ना कि उसको शाबाशी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चा सोचेगा कि जब मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझको शाबाशी मिलती है। तो बच्चे का एक अनुबंधन हो जाएगा कि जब भी मैंने अच्छा काम किया तो मुझको शाबाशी मिली। तो बच्चों को अच्छी आदतों का निर्माण करने में काफी सहयोगी होगा। और वो गलत बात करता तो आप उसको मना कर सकते हैं, टोक सकते हैं उस बात पे। तो उससे क्या होगा, वो जानेगा कि गलत काम करूंगा तो मुझे इस बात पे डांट पड़ सकती है, तो वो इस गलत आदतों को छोड़ देगा। यही आदतों के निर्माण में पावलोव के सिद्धांत का बहुत महत्व है। अब देखिए बालकों में प्रेम में घृणा का विकास भी इस सिद्धांत के द्वारा होता है। जब वो प्रेम करेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी, और जब घृणा करेंगे तो उन्हें आप डांटेंगे, बताएंगे। डांटने का मतलब ये नहीं कि आप उनको कतई मार पीट दें, प्यार समझाना, और कभी अगर नहीं मानते तो आप उसकी थोड़ा बहुत डांट फटकार भी देंगे कि भाई ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो बालकों में प्रेम में घृणा का विकास करने में भी इस सिद्धांत का बहुत उपयोग है। आगे देखते हैं, विद्यालय में छुट्टी होने की घंटी बजने पर
छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। जब बच्चा स्कूल में नया जाता है तो जब घंटी बजती है तो उसे नहीं पता होता कि घंटी घर जाने की बज चुकी है, लेकिन जब वो स्कूल में रोज जाता है और रोज घंटी बजती है तो वो समझ जाता है कि अब घंटी बज गई, स्कूल से घर जाने का समय हो गया। तो घंटी की जैसी आवाज कान में पड़ती है तो उसके हाथ स्वाभाविक रूप से किताब कॉपियां उसकी जो फैली हुई है मेज और डेस्क पर उनको इकट्ठा करने लगता है और उनको अपने बैग में बंद करके चलने की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका है, ये उसका अनुबंधन हो चुका है उस घंटी के साथ। घंटी बजी, उसका स्वाभाविक रूप से बैग अपना बांध के शुरू करना, घर चलने की तैयारी शुरू करना ही एक अनुबंधन है। कक्षा में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना भी एक अनुबंधन है। तो ये भी बहुत ही शैक्षिक महत्व है और इसमें यांत्रिक तरीके से सीखने पर भी बल दिया गया है। पावलोव के सिद्धांत द्वारा यह बताया गया है कि अगर कोई बच्चों में कोई चीज सिखानी हो और कोई अच्छी आदत डालनी हो, अगर वो कहने से नहीं समझ पा रहे तो आप उसको यांत्रिक तरीके से, कृत्रिम तरीकों से भी सिखा सकते हैं। जिस तरह से कुत्ते को घंटी पर लाल लाना एक कृत्रिम तरीके से सिखाया गया, उसी तरह से बच्चों में भी अच्छी आदतें, अच्छी चीज का सिखाना यांत्रिक तरीकों से संभव है। यही पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सिद्धांत पूरा हो गया। हमने इसमें इनके प्रयोग से लेकर उनके सिद्धांत के अन्य नाम और साथ साथ इनके क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहे, क्या तथ्य रहे और क्या इसका शैक्षिक महत्व रहा, सब कुछ इस सिद्धांत में देख लिया। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो, जिसमें आप पावलोव का सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। अब देखिए, मैंने इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर रखे हैं लास्ट में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं। तो देखिए, उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, उनका भी आप आंसर दीजिएगा बिल्कुल ईमानदारी से। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस जानवर पर प्रयोग किया? तो देखिए, पावलोव महोदय ने हमने पीछे देखा कि उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ते पर। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का। तो जब एक बार जल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि जलने पर दर्द होगा और हानि होगी, तो वो उस चीज को समझ जाएगा और वो दोबारा से अंगीठी के पास नहीं जाएगा। तो ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया यह भी शामिल है, साचर्य संबंध अनुबंधन यह भी शामिल है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन यह भी शामिल है, पुनर्वलन ये नहीं है, क्योंकि पुनर्वलन का जो सिद्धांत शामिल किया है ये किया गया है CL महोदय द्वारा, CL हल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम में सिद्धांत में शामिल नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में पूछा भी गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने बताया एकमात्र वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक जिनको नोबेल पर दिया गया। काफी बड़ी बात है अपने आप में मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? तो ये 1904 में दिया गया, ऑप्शन बी, और नोबेल भी इनको 1904 में ही मिला था। तो आपको ये दोनों बातें इसमें ध्यान रखनी है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, अधिगम को क्या क्या प्रभावित करते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। अगर विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण सही करके किया जाए तो अधिगम बिल्कुल प्रभावित होगा, तो ये तो कारक है बिल्कुल। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ये भी कारक है भाई, अगर किसी बच्चे का शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी तो उसका अधिगम अच्छा रहेगा। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है और उसको कोई परेशानी है तो उसके अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी एक कारक है। बालक अध्यापक की भूमिका, बिल्कुल अध्यापक की भूमिका भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और बालक का आर्थिक स्तर ये नहीं है किसी भी हाल में, कोई बालक का आर्थिक स्तर क्या है, वो किस घर से आता है, उसकी स्थिति क्या है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। अगर बालक लगनशील, प्रतिभाशाली और पढ़ने की इच्छा रखने वाला है तो बालक अधिगम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक का आर्थिक स्तर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। तो देखिए, अधिगम से संबंधित पावलोव ने भी एक पुस्तक की रचना की है, तो आपको उसका नाम भी जरूर पता होना चाहिए। नाम है उसका कंडीशन रिफ्लेक्सेस। हालांकि मैंने इसका शुरू में नहीं बताया आपको, ये नया क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। कंडीशन रिफ्लेक्सेस अधिगम से संबंधित पावलोव की बुक है। एनिमल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये मैंने कल आपको वीडियो में बताया, ये थॉर्नडाइक महोदय की पुस्तक है। पावलोव के प्रयोग से अधिगम का कौन सा प्रसिद्ध सिद्धांत का जन्म हुआ? देखिए, ये भी काफी वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करिएगा कि जब पावलोव का ये प्रयोग था कुत्ते वाला
इससे अधिगम का कौन सा सिद्धांत ने जन्म लिया? तो इसके द्वारा सिद्धांत ने जन्म लिया सबलीकरण का। ऑप्शन सी सबलीकरण का, जिसको स्किनर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। सबलीकरण, प्रबलता का, इस सिद्धांत का जन्म पावलोव के प्रयोग से ही हुआ है। और पावलोव का सिद्धांत है, तो देखिए मैंने बताया संबंध प्रत्यावर्तन भी पावलोव का सिद्धांत का प्रकार है, संबंध प्रतिक्रिया भी और अनुकूलित अनुक्रिया भी, तो ये सभी ही पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम है। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज पावलोव के सिद्धांत को बड़ा ही अच्छा और डीप और डिटेल तरीके से समझा है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस एक छोटे से लेक्चर में पूरा सिद्धांत इस तरह से पढ़ा दूं कि आपने ऐसा पहले कहीं पढ़ा ना हो, और इसको पढ़ने के बाद आपको कभी दूसरी वीडियो किताब देने की जरूरत ना पड़े। और आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम में, तो आप खुद ही कहेंगे कि सर ने हमको पढ़ाया था और ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से ऐसा ही रखा हुआ आया है। तो आप अगर अभी भी किसी को एक आध क्वेश्चन पर डाउट हो तो इस वीडियो को एक आध बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, जिससे अपना डाउट खत्म कर लेगा। तो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर हम सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।